तुम ये सोच भी सकते हो कि तुम उधर 10 लाख बच्चों से कॉम्पीट करोगे और तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा। क्या ऐसा है कि आप लोग दिमाग से बेवकूफ़ हैं और वो दिमाग से बहुत समझदार हैं? ऐसा हो रहा है क्या? आपने भेड़ चाल चल रहे हो और इस भेड़ चाल में क्या है, ये क्वेश्चन आपने कभी आज तक अपने से पूछा ही नहीं है। जो किताबों में लिखा है उसको लाइन बाय लाइन उसको देख देख के लिखने से, एक सुंदर प्यारा नोट्स बनाने से कुछ भी उखाड़ पाओगे क्या? नमस्कार दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लगातार दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते होंगे, बट एट द एंड ऑफ द वीक आप रियलाइज करते हैं कि शायद ही आपको कुछ चीजें याद हैं जो आपने पढ़ी हैं इन 5-6 दिनों में। और मुझे लगता है कि ये चीजें ना लगभग हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में कभी ना कभी आती है और कुछ लोगों की लाइफ में तो लगभग डेली ही आ जाती है। तो आखिरकार जो लोग इस एग्जाम में या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके उसको क्लियर करते हैं, उनका पढ़ना और आपका पढ़ना, ये दोनों में अंतर क्या है? क्या ऐसा है कि आप लोग दिमाग से बेवकूफ हैं और वो दिमाग से बहुत समझदार हैं? ऐसा हो रहा है क्या? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देर आर सर्टेन मेथड्स जिसके बेसिस पर वो अपने लिमिटेड टाइम को भी बहुत ही वैल्यूएबल बनाते हैं, उसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाते हैं। कई बार हम लोग को ना वो मेथड्स शायद पता होते हैं, कभी नहीं पता होते हैं, बट हम एक रिदम फॉलो करते हैं। आपने भेड़ चाल सुना है? बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम लोग वो ही करते हैं जो बाकी का समाज कर रहा है, और उस केस में हम लोग उसी भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हम वो डिस्टिंक्टिव प्लेस हासिल ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो हमने उसके लिए मेहनत भी नहीं की, और दूसरा कभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि अच्छा वो लोग क्या कुछ और तरीके से पढ़ते हैं क्या, जिससे कि उनको कोई भी बात ज्यादा देर तक याद होती है, ज्यादा दिन तक रिटेन होता है, उनके क्वेश्चन ज्यादा कैसे सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं भी 6 घंटा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं और वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी मेरे से ज्यादा कैसे हो गई? क्या टेक्निक अपना रहे हैं? आज हम उसी टेक्निक की बात करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम बात कर रहे हैं कि हाउ द टॉप 0.5% लोग, आपको पता है कि यूपीएससी में तो इससे भी कम परसेंटेज में लोग सेलेक्ट होते हैं, 0.1% लोग सेलेक्ट होते हैं, बट लेट्स नॉट गो ओवर देयर। एक जनरल टर्म में हम बात करते हैं कि जो टॉप 0.5% या 1% के लोग हैं, जो कि जिन्हें हम अपने आम बोलचाल की भाषा में टॉपर्स बोलते हैं, या फिर जिनको हम मानते हैं अपने लाइफ में कि यार ये बहुत सही कर रहा है, यार जो भी करता है जबरदस्त तरीके से, इसको सब चीज पता रहती है। तो हाउ दीज आर बीइंग डन, आज के इस छोटे से ही सेशन में हम उस टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसके पहले जैसे मैंने आपको एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक डायग्राम दिखाया। देखो, पढ़ाई सब लोग करते हो, मुझे पता है। आप लोगों में से कई सारे लोग अपने दिल में ये चाहत रखते हैं कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा या करूंगी, बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब उनको सफिशिएंट प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, और ये क्वेश्चन मार्क सीधे सीधे उनके ऊपर इशारा करके बोलता है कि भाई साहब, तुम्हारा सिलेक्शन हो भी पाएगा? मतलब जिस हिसाब से तुम कर रहे हो, तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, तुम्हारा सक्सेस रेशियो कितना है, तुम अपने क्लास में 50 बच्चों के साथ स्टैंड आउट नहीं कर पाते हो, तुम ये सोच भी सकते हो कि तुम उधर 10 लाख बच्चों से कॉम्पीट करोगे और तुम्हारा अच्छा रैंक आएगा? ऐसा ना बहुत ही कॉमन डाउट है। ये डाउट करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप अपने आप पर एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। उस रियलिटी चेक से कई बार हम लोगों के कुछ नए एजेंडा समझ में आते हैं, कुछ नए टेक्निक समझ में आते हैं। तो मैं आज कुछ वैसे ही टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पिछले 10 सालों से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुका हूं, और इस सिलसिले में मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में थोड़े टाइम में बहुत अच्छा किया है, और जिन्होंने काफी मेहनत के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो उनके लर्निंग टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, एंड एट द सेम टाइम, मतलब ऐसा तो मतलब खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए इसमें, लेकिन हमेशा से मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा रहा हूं, और मैंने हमेशा देखा है कि अगर मेरे साथ का कोई भी पर्सन है जो कि किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझना चाहता है, मैं उससे पहले उसको समझ लेता हूं। मुझे लगता था पहले कि मेरे पास कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट इनसे ज्यादा होगा, बट लेटर ऑन जब मैं इस प्रिपरेशन में आया और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, साइंस के अंदर में तो यार ऐसा कोई टेम्परामेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में ब्रेन का डेवलपमेंट लगभग सभी के पास उतना ही है। कौन किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, वहां पर डिफरेंस आता है। देन आई फिगर्ड इट आउट कि आखिरकार डिफरेंस क्या है।
और डिफरेंस जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर मैं लगा देता हूं आपके सामने। देखो हमारे साथ क्या होता है कि मान लो कि हम कोई भी एक किताब पढ़ रहे हैं आपके सामने, चलो मैं एक किताब लेके आता हूं, ये अपनी साइंस की किताब है ना, मोटी सी किताब है, इसको हम लोग वैसे तो वाइंड अप कर चुके हैं, बट अगेन चलो मैं ना कोई भी एक चैप्टर उठाता हूं इससे। यहां पर एक चैप्टर है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये किताब आपके पास होगी है ना, ये हमने पढ़ा भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को चलो मैं एज ए स्टूडेंट अगर पढ़ने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और आपके साथ इसको मैं पढ़ूं, इसीलिए आपके लिए मैं इसको डिजिटल फॉर्मेट में भी ले आया हूं। अब डिजिटल फॉर्मेट में ये कुछ इस प्रकार से है, मैं ना ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ रहा हूं, और मेरे पास वो पूरा मुद्दा है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को गेन करूं, इस इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ूं, क्या मतलब बोल रहा है उसको समझूं, और फटाफट से सारा पढ़ता जाऊं। यहां पर ना इस पूरे स्ट्रक्चर को जब भी मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे दो बातों का बहुत सही तरीके से ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन कंजम्पशन। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो वो आप अपनी रेगुलर स्पीड में पढ़ रहे हो। इट इज नॉट लाइक कि कहीं रेस चल रहा हो, स्प्रिंट या मैराथन, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप किस रीडिंग स्पीड के खिलाड़ी हो ये आपको पता होना चाहिए। रीडिंग स्पीड डिसाइड कैसे होती है, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, उस सेंटेंस को पढ़ने पर क्या आपके दिमाग में एट द सेम टाइम उसका प्रोसेसिंग हो जा रहा है। क्या आप बहुत तेज पढ़ रहे हो और फिर आप 2 सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लगता है क्या ही पढ़ डाला यार, समझ भी नहीं आया, फिर से पढ़ता हूं, फिर आपने उसी स्पीड से पढ़ा, फिर नहीं समझ में आया, फिर पढ़ता हूं। क्या ऐसा कर रहे हो आप? आपको अपनी राइट स्पीड ऑफ रीडिंग पढ़ना या पकड़ना बहुत जरूरी है। जिस जिस स्पीड से आप पढ़ो और आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम होती जाए। अगर आप धीमी स्पीड पर हो तो वो ग्रेजुअली इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन सेम टू सेम टाइम पर प्रोसेस हो वो बहुत जरूरी है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए, पहला टॉपिक क्या है कि इंफॉर्मेशन कंजम्पशन जो है वो हमारा सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा है अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इट इनटू द मेमोरी। हम लोग कई बार इसको ना हम फर्दर स्टेप्स में डिफाइन कर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे लिए सेकंड स्टेप है। इन दोनों में बैलेंस स्थापित करना बहुत जरूरी है। और फिर हम आते हैं अपने तीसरे स्टेज पर, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि यार जो चीजें आपने पढ़ी है आपको बड़ा मजा आता है, आपको लगता है कि यार ये सही चीज है, नोट डाउन कर लेता हूं, लेकिन आप कई बार ना ये सेकंड स्टेप भूल जाते हो। आपका मेजर मोटिव क्या हो जाता है कि आपने जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा है उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप सुंदर तरीके से अपने नोट्स में कलरफुल पेन्स के साथ में एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के उसको स्टोर कर लो। समझ में कितना आया बात की बात है। कई बार तो हम स्किप भी कर देते हैं कि यार अभी पहले तो हम नोट कर रहे हैं ना यार, पहले हम नोट डाउन करते हैं, पहले हम अपने नोट्स को बहुत ही शार्प और बहुत ही लुक्रेटिव बनाते हैं, जिसको देख के मन में बहुत ही ज्यादा संतुष्टि पैदा हो, और फिर उसके बाद क्या है वो हम पढ़ लेंगे, बाद में भी पढ़ लेंगे। ऐसा क्या है, मेरा अभी मेजर टास्क क्या है, नोट्स बनाना। अब आप इस बात को ध्यान दो कि अगर आपने 5 घंटे लगा के एक सुंदर नोट्स बना भी दिया तो वो नोट्स आपके किसी काम का नहीं हुआ। चलो आपके सामने मैं 2 सिनेरियोस रखता हूं। 2 सिनेरियोस क्या है आपके सामने? पहला सिनेरियो है कि आप 5 आवर्स डेली पढ़ रहे हो, 5 आवर्स डेली पढ़ रहे हो, और आपने इस पूरे 7 डेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसका आपने एक बहुत ही शानदार नोट्स बनाया है। वेल प्रिपेयर्ड नोट्स लिख देता हूं। यहां पर बस एक बात की ध्यान देना आप लोग कि ये जो वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है, इट इज बेसिकली विदाउट टेकिंग स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे लिए क्या है कि हमने ना ही उसको समझने की कोशिश की, अगर थोड़ा बहुत समझ में भी आया तो हमने उसको अपने ब्रेन के अंदर में ऑर्गेनाइज नहीं किया है। हमें बस ये लगा कि यार किताब में सही तरीके से एक्सप्लेन्ड था, उसने टैबुलर फॉर्मेट में दिया था, हमने उसको हूबहू कॉपी करके अपने नोट्स में डाल दिया है, और वो भी कलरफुल पेन्स के साथ, जो कि काफी सुंदर दिख रहा है। तो ये एक पहला केस है। आपके सामने मैं दूसरा केस भी प्रेजेंट करता हूं। दूसरा केस क्या है, एक पर्सन है बी जो कि अगेन 5 आवर्स डेली पढ़ता है, और इसने भी 7 डेज के अंदर में एक कॉन्क्रीट पोर्शन अपना तैयार किया है, और इसने भी ठीक ठाक नोट्स बना लिए अपने, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं इसको एवरेज नोट्स। बट ये अपने एवरेज नोट्स पर जब पहुंचता है तो दिस वाज
नॉट द नोट्स ही स्टार्टेड विथ फर्स्ट। ये पहला वाला सिचुएशन नहीं है इसका। अब मैं बताता हूं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से रिजल्ट क्या आएगा मैं वो भी आपको डिफाइन कर देता हूं। एट द एंड ऑफ द डे, जब आप संडे को मान लेते हैं, एक दिन संडे मिला आपको, और संडे में आपने रियलाइज किया कि व्हाट यू हैव गेन्ड इन दिस, कितना 35 आवर्स में आपने क्या गेन किया, तो यू विल रियलाइज कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर प्यारा नोट्स बन के तैयार है। बट जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कितना याद है, कितना समझ लिया है, ये आपके पास नील बटे सन्नाटा होगा। या थोड़ा बहुत याद भी हो सकता है क्योंकि लिखते टाइम आपने कुछ कुछ कलर वलर किया है जो कि आपके मेमोरी में है। हो सकता है आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी हो, तो जब आप जो चीज बनाते हैं वो सारी चीजें याद हो। बट जब भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी तो नहीं है। इस बंदे ने ना प्रोसेस 2 को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। प्रोसेस 2 को फॉलो करने के बाद इसके नोट्स इतने सुंदर तो नहीं बने यार, लेकिन फिर भी इसको ना हर एक चीज याद है, हर एक चीज याद है। क्यों याद है भाई? क्योंकि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा अपने साथ लेके पढ़ते टाइम चला था, वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज। ऐसा भी हो सकता है कि इस 35 घंटे में आपने पढ़े हो अप्रोक्सीमेटली 150 पेज, 150 पेज का कंटेंट आप पढ़ लिए हो। और इस केस में ऐसा हो सकता है कि इसने हार्डली 120 पेज ही पढ़े हो। लेकिन जो इसका 120 पेज का पढ़ना है ना, वो इसको श्योर शॉर्ट आंसर्स की तरफ लेके जाएगा। ये आपका 150 पेज का पढ़ना अभी किसी काम का नहीं है, आपने बस नोट्स बनाया है। और ये टाइम आपने एक्चुअल में देखा जाए ना तो गंवा दिया है, क्योंकि इस 35 आवर्स में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते थे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन आपने इसको प्रायोरिटी किसको दी है? नोट्स मेकिंग को। और इसमें आपकी गलती नहीं है ना, इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। क्यों भाई? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जिसकी सुंदर हैंड राइटिंग, भाई साहब, उसको टीचर वेरी गुड देता है, 5 स्टार दे देता है। लोग तारीफ करते हैं कि यार ये देखो भाई, ये देखो अपना चतुर चिंटू, इसकी राइटिंग देख रहे हो भाई साहब, शानदार लिखता है, ये एकदम कर्सिव राइटिंग में जबरदस्त लिखता है। किसी भी अच्छे नोट्स को हम देखते हैं तो हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि यार कितना सुंदर नोट्स है। लेकिन उस बच्चे की जानकारी कितनी है पता नहीं है हमें। इसीलिए हम लोगों को जो ये नोशन बचपन से सेट किया गया है ना, इट माइट बी टॉक्सिक। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाना चाहिए, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टेप 2, अगर स्टेप 2 में आपको टाइम लग रहा है और आपके थोड़े नोट्स खराब बनते भी हैं, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि दैट इज ऑन द विनर साइड। वो हमेशा आपको जीत की तरफ ही लेके जाएगा। अब समझो, यही मेजर मेजर प्रॉब्लम यही होती है। आप में से कई सारे लोग कभी भी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। अब आप हो सकता है कि इस बात को ना समझो कि सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर कि ये ऑर्गेनाइज करना क्या है, कैसे है, उतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप थोड़ा इसको और खुल के बताओ। चलो खुल के इस पे बात करते हैं। मेरे सामने ये जो किताब रखी है ना, इसका मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूं आपके साथ साथ, और इसका टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ओवरव्यू ऑफ अ सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक सेल के ओवरऑल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। हम लोग ना इसके बेसिक ऑर्जिनेलास की बात करते हैं, ये ऑर्जिनेलास की बात करते हैं। और इसमें ऑर्जिनेलास कितने हैं? मैंने बोला एक तो यार न्यूक्लियस है अपना, दूसरा मैंने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, फिर मैंने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। अगेन में आया, मुझे कुछ और भी चीजें मिली, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिला, फिर मुझे इसके बाद प्लास्टिड्स मिले, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, और फिर इसके बाद मैंने लाइजोसोम्स के बारे में भी पढ़ा, वैक्यूल्स के भी बारे में पढ़ा। ये 10 चीजों के बारे में मैंने पढ़ तो लिया है ना। अब पढ़ने के बाद मुझे ना बहुत सारी चीजें इसमें से समझ में आई। पहली बार में जब मैं इस चीज को पढ़ूंगा तो मैं कभी भी इस 10 चीज को ऐसे तो परसीव नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये 10 चीज मेरे को याद ही नहीं होगी कभी। इनके इतने सारे फंक्शंस, इतने अलग अलग तरीके से ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं याद होगा। मैं ना इसमें दिमाग लगाऊंगा। दिमाग क्या लगाऊंगा? मुझे ना कुछ कुछ चीजें दिखी हैं, जैसे कि सेल वॉल जब मैं पढ़ रहा था तो इसने बोला कि भाई साहब ये आउटर मोस्ट लेयर है। जब मैं यहां पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन है ना, मोटा मोटा एक ही तरीके से दिखता है ये। तो इन दो में मुझे सिमिलैरिटी दिखी कुछ कुछ। सिमिलरली जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा यहां पर कि जब भी हम लोग प्लास्टिड्स की बात करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि ये डुअल मेम्ब्रेन है। यहां पर हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं
तो यहां पर भी हमने इसमें पढ़ा कि ये भी क्या है, डुअल मेम्ब्रेन है। अगेन मेरे पास एक बत्ती जली कि अच्छा ये दोनों ही डुअल मेम्ब्रेन है क्या। अच्छा, इसके साथ मेरे को एक चीज बहुत ही शानदार पता चली कि प्लास्टिड्स के पास अपने खुद के डीएनए होते हैं, है ना, इसके खुद के अपने डीएनए होते हैं। सेम टू सेम मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही बात पता चली कि यार इसके पास भी इसका खुद डीएनए है। और मैंने एक नाम पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास में डीएनए है, इसीलिए इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं सेमी ऑटोनोमस। याद करना और इस बात को समझना कि अभी तक मैंने नोट्स में कुछ भी चीजें लिखी नहीं है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने नोट्स में लिखना भी है तो मैं ना एक बहुत ही रफ डायग्राम पर बात करूंगा, बहुत ही रफ डायग्राम पर मैं बात करूंगा। कुछ ऐसे बात करूंगा कि मैंने अभी ऐसा ही पढ़ा है कि मैंने एक तरफ लिखा था सेल मेम्ब्रेन, फिर मैंने लिखा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो चीज मेरे को समझ में आ रही थी, ये दो चीज जो है ये आउटर कवर की बात कर रही है। तो एक रफ सा डायग्राम मेरे को यहां पर मिला। दूसरा मुझे मिला कि जब मैं और बाकी चीजों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को यह भी समझ में आया कि दो प्लास्टिड्स है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके बीच में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि इन दोनों के पास में डीएनए है, इन दोनों के पास में हम सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। ये इसी तरीके से ये और क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड है। तो मेरे को ना एक रिलेशन दिखा इन दोनों में भी कि यार ये दोनों कुछ तो रिलेटेड है। मैं और आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा कि इसके अलावा जितनी भी चीजें मेरे को दिख रही थी ज्यादातर वो सिंगल मेम्ब्रेन्ड थी। मैंने कहा अच्छा यार ये भी अच्छी चीज है यार, ये तो मेरे को पता चला। फिर मैंने कुछ चीजें पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो कुछ चीजें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिल रही हैं। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, बस इसके चारों तरफ एक ग्रीन सर्कल बना दिया। ये ग्रीन सर्कल मेरे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये प्लांट के अंदर में मिलता है। सिमिलरली जब मैं ऐसे करते करते मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़े तो ये जो रैंडम सा डायग्राम अभी मेरे सामने बना था, ये रैंडम सा डायग्राम ना मेरे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जन्म देता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे कि मुझे पता है कि मैं यार एक सेल के बारे में पढ़ाई शुरू की थी, इस सेल के स्ट्रक्चर को मैं पढ़ रहा था। इस सेल के स्ट्रक्चर को मैं अगर डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसके आउटर कवर को फ्रेम करेंगी। और आउटर कवर में मैं क्या लिखूंगा, पहले नंबर पर मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पर मैं क्या लिखूंगा, सेल वॉल लिखूंगा या सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर मैंने ये भी पढ़ा कि यार सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, तो मैंने इसको ग्रीन डब्बे में बना दिया। फिर मुझे पता चला कि यार अच्छा कुछ ना अपने पास ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। रेस्ट ऑफ द ऑल ऑर्गेनेलास आर ओरिजिनेटेड इन द साइटोप्लाज्म। और सिमिलरली साइटोप्लाज्म के बाद एक और सेंटर में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ये भी हमने पढ़ा। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा कि यार देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेलास, बहुत सारे ऑर्गेनेलास हैं। इसमें भी मेरे को यह समझ में आया कि अच्छा देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेलास विच आर डबल लेयर्ड, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेलास विच आर सिंगल लेयर्ड। तो मेरा एक और क्लासिफिकेशन तैयार हो गया। डबल लेयर्ड की जब भी बात की मैंने तो मैंने इसमें लिखा प्लास्टिड, मैंने इसमें लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्लास्टिड प्लांट्स में मिलता है सिर्फ, तो मैंने इसको गोला ऐसा कर दिया। सिमिलरली मैं सिंगल लेयर्ड की जब बात कर रहा था तो उसमें कई सारी चीजें आई। अब मेरे को कई सारी चीजों में ना एक और बात पता चली। सबसे पहले मेरे को पता चला कि यार देखो यहां पर एक प्लेस है राइबोसोम। राइबोसोम्स एक्चुअली सिट ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा। फिर मुझे यह भी रियलाइज हुआ कि दे generated something which is called as Golgi complex। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है यही एक और पोर्शन में जाके जमा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम्स। मेरे पास ना काफी रिलेशन बन गए। अब जब भी मुझे ये मैंने कैसे लिखा, ये नोट्स बनाए कैसे मैंने, ये नोट्स बने तब जब मेरे पास ये सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई। इस अंडरस्टैंडिंग से जब मैंने ये फ्रेमवर्क बना के देखा ना, अब मेरे को भाई साहब ये स्ट्रक्चर नहीं भूलेगा कभी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे नोट्स बनाने पड़े, बिल्कुल बनाने पड़े।
क्या पहले इंस्टेंस में ही बहुत प्यारा सुंदर नोट बन गया? नहीं बना। क्या हर बार जो किताबों में लिखा है उसको लाइन बाय लाइन उसको देख देख के लिखने से, एक सुंदर प्यारा नोट्स बनाने से कुछ भी उखाड़ पाओगे क्या? नहीं। यू आर अगेन क्रिएटिंग ए मटेरियल विच हैज ऑलरेडी बीन रिटन समवेयर। आप क्या कर रहे हो, बस उसके कुछ लाइनों को, चंद लाइनों को छांट के नीचे लिख दे रहे हो। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आप आना है ना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना मैं आपको कुछ इमेजेस पोस्ट करूंगा। अब मैं आज अपने साथ लेके नहीं आ पाया हूं। आप शिवम सर PW के नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना। वहां पर ना मैं आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री किताब दिखाऊंगा कि हाउ आई यूज टू फ्रेम दैट मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की मैं आपको किताब दिखाऊंगा अपनी, कि मैंने किस तरीके से जो ये मैं मेथड बता रहा हूं ना, ये मेथड अप्लाई करके मेरा हिस्ट्री वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, लेकिन मैंने हिस्ट्री से निजात पाया ही इस मेथड से। मेरे को लगा कि यार ये पूरा का पूरा पेज जो है ना, ये मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा है। कोई बात नहीं है, मैं पढ़ूंगा, समझूंगा और उससे रिलेटेड एक ऐसा डायग्राम क्रिएट करूंगा, एक ऐसा माइंड मैप क्रिएट करूंगा जो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को उस एक डायग्राम में फिट कर देगा और वो क्लियर कर देगा। दैट्स हाउ द नोट्स विच इज बीइंग प्रपोज्ड, कि भाई साहब ये वाला नोट्स ही काम करेगा। इसके बियॉन्ड, हाँ ठीक है यार, पढ़ने के लिए अच्छी बात है, लेकिन कितने शिद्दत से बनाया, अंडरस्टैंडिंग किस में डेवलप हो रही है, वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। चलो आप बोलते हो कि नहीं सर मेरे को लिख के ही मजा आता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कई बार ऐसा भी काम किया है कि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा, पहले पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद पूरा टॉपिक समझा, पूरा टॉपिक समझने के बाद फिर मैं बैठा उसको लिखने के लिए, और जब मैं लिख रहा था तो मैंने उसको प्रॉपर अच्छे से स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन किया। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, मैंने ये ध्यान रखा, जब मैं इस पूरे बात को लिख रहा था तो इससे पहले मैंने एक नोट्स और बनाया था, जो कि मैं आपके सामने, पता नहीं वो डिलीट हो गया यार मेरे से। मैंने एक और नोट्स बनाया था, मैंने उसमें क्या क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। उसमें मैंने लिखा था, सबसे पहले अर्थ एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो, तो अर्थ एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन जो है वो 4 स्टेजेस में हुआ था। पहला तो मैंने यही लिखा था। दूसरी चीज, मैंने इनके टाइमलाइन पर फोकस किया था, इनके नाम पर फोकस किया था, और सबसे पहले मैंने ये बात समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार इस पूरे इवेंट में होता क्या क्या है। तो मुझे ना 2-3 बातें समझ में आई, मैंने यही 2-3 बातें लिखी थी उसमें। सबसे पहले कि यहां पर वॉल्केनिक शील्ड्स का निर्माण होता है। दूसरी बात मैंने लिखी कि यहां पर वॉल्केनिक डीगैसिंग होती है। तीसरी बात मैंने लिखी कि यहां पर एक इवेंट होता है हैवी बम्बार्डमेंट, और यहां पर एट द एंड 50 से 65% कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दीज आर द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि इस पहले प्रोसेस में मेरे को एनी हाउ लिखना ही था, अलॉन्ग विद द नाम और टाइमलाइन। इतनी चीजें जब मुझे पता चल गई ना, तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं बेटा, ये प्योरली मेरे खुद के स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं। ये मैंने खुद से अपने मन से ही लिख दिए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हो ना, ये सब लिख दिया। क्यों लिख दिया है, और इसमें मुझे इफेक्टिव सारी इंफॉर्मेशन क्यों मिल रही है, क्योंकि मेरे पास ना वो 4-5 कीवर्ड्स थे जो कि मैंने इसको बनाने से पहले ही लिख लिया था। तो कभी भी जब भी आप ना कभी भी कोई भी टॉपिक लिखो या फिर जब भी कोई नोट्स बनाओ, तो मैं आपको एक और मेथड सजेस्ट कर सकता हूं। ये मेथड क्या कहता है, इसको ना बेसिकली एक कॉर्नेल नोट्स का नाम देते हैं। कॉर्नेल नोट्स का आप देख सकते हो, मैंने ऐसे ही बहुत बहुत चीजें बनाई, मतलब सेकंड स्टेज पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे 2-3 कीवर्ड्स रखे, फोर्थ स्टेज तक आते आते ये सब मैंने किया। मैं आपको ना एक और तरीका बताता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नेल नोट्स स्ट्रैटेजी। ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास क्या होता है, एक व्हाइट पेपर होता है हमेशा, मान लेते हैं कि आपका पेज है ना। अब इस पेज में आप हमेशा और हमेशा इस बेसिस पर इसको डिवाइड करके चलना। सबसे पहला एक पोर्शन आप लिखना जिसमें कि आप ना इस पूरे पेज को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे। और इस पेज में आपके जितने भी क्लास नोट्स हैं या फिर जो भी आप लिख रहे हो, जिसको कि आप पढ़ते हो, वो सारे के सारे यहां पर मेंशन करो। आप लिखना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखो, इधर जितना लिख सकते हो लिखो। तो सर ये बाजू बाजू के कॉलम में क्या है, अरे कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉलम जो है ना, ये आपके लिए कीवर्ड्स के लिए है। कीवर्ड्स, यहां पर जितने भी कीवर्ड्स आते हैं सारे के सारे कीवर्ड्स लिख डालो। कोई कॉन्सेप्ट का नाम आता है, कोई ईयर आता है ना, ईयर, कॉन्सेप्ट नेम, कुछ भी, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जैक्टली अपने हर वो पॉइंट में रखनी है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया था उसमें लेट हैवी बम्बार्डमेंट, आपका दूसरा वॉल्केनिक डी गैसिंग, उसकी टाइमलाइन, उसका नाम, ये सारे के सारे, और
इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अप टू 65%। ये 4-5 चीजें मैं बाजू में लिखूंगा ही लिखूंगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे लगता है कि फिर भी इस कीवर्ड से मेरे को याद नहीं आता है, तो मैं कभी कभी यहां पर एक माइंड मैप के थ्रू भी उसको डायग्राम में लिखूंगा, या फिर मैं इस सेक्शन को क्या बोलूंगा, समरी बोलूंगा। इस पूरे पेज की समरी यहां पर मिलेगी। तो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम इस नोट्स को रिवाइज करने आओगे तो आपको अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी को पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे एट मैक्स। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं टेलीग्राम पर जाऊंगा तो मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा भी, उसमें मैंने यही किया है। आप सबको पता है कि हिस्ट्री की किताब की जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह है, वो हमेशा क्या होती थी, पतली छोटी सी किताब होती थी। मैंने उनको रीप्रिंट कराया, रीप्रिंट करा के मैंने उनको ऐसे आधे पेज में डिवाइड कर दिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री की एक पेज आपकी स्पेक्ट्रम वाली इधर चल रही है, दूसरी पेज इधर चल रही है, और ये जो नीचे पूरा हिस्सा है ये मेरे लिए समरी एंड माइंड मैप का हिस्सा है। मैंने पूरी किताब का, पूरे किताब का समरी और माइंड मैप यहीं पर बना दिया है। अब मुझे कभी भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ इसी को पढ़ता था मैं और मेरा काम हो जाता था। तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखो कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जो टैक्टिक्स है, वो सुंदर नोट्स बनाने में नहीं है यार, है ना। सुंदर नोट्स बना भी लिया तो उससे आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे जब तक आपको सेकंड स्टेज क्लियर नहीं होता। और सेकंड स्टेज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि हाउ एंड वेयर टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। आपने भेड़ चाल चल रहे हो और इस भेड़ चाल में क्या है, ये क्वेश्चन आपने कभी आज तक अपने से पूछा ही नहीं है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, कहां पर इस्तेमाल करूंगा, पता ही नहीं है। वो सर ने पढ़ा है, किताब में लिखा था, मैंने अपने नोट्स में लिख लिया, अब मैं बार बार उसी नोट्स का रट्टा लगा रहा हूं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। तो कोशिश करो कि इस हार्श ट्रुथ को अपने साथ लेके आओ। और अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मेरे को पहुंचना है इस 0.5% की रेंज में ना, मेरे को पहुंचना है कुछ भी करके, प्रैक्टिस करो इस चीज की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्टेप 2 इज वेरी वेरी क्रूशियल। और पहला स्टेज इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये आपकी स्पीड से आपका टाइम डिक्रीज करेगा। मैं बोल रहा हूं ना, एक ही सेंटेंस को 5 बार पढ़ने से अच्छा है कि धीमे धीमे एक ही सेंटेंस को थोड़ा आराम आराम से पढ़ लो। कोई वीडियो देखते हो, जल्दी जल्दी बैकलॉग्स कंप्लीट करने के चक्कर में उसको आप 2x पर देख डालते हो। 2x पर देखने के बाद अगर आपसे कोई भी उस लेक्चर के बारे में 10 बातें गिन के पूछ लेना, आप मुश्किल से 1 या 2 बातें गिना पाओगे, वो भी जो अभी लेटेस्ट में सुना है। पुराना जो 1 घंटे पहले सुना था वो तो याद भी नहीं रहेगा। तो डोंट डू दिस। ये कुछ नहीं कर रहा है, आपको बस सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है। तो अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो और इस हार्श ट्रुथ को अपनाओ कि जो भी हम कर रहे हैं ना उससे आउटपुट कितना निकल रहा है, और ये वाला स्टेप हमेशा फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंस, क्या है टेक्निक जिसके बेसिस पर लोग पढ़ के बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। तो नाउ यू विल मेक द डिफरेंस। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।